नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी में डी डॉलराइजेशन अब हमें देखने मिल रहा है। बचा कुचा शक भी जो था वो भी दूर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भारत के ही पड़ोस में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश ने रशिया को उसके लोन रिपेमेंट के लिए युआन चुना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी डॉलराइजेशन की ये ट्रेंड है, इसमें युआन बाजी मारता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि रुपी जहां तक पहुंच सकता था एज अ ग्लोबल करेंसी रिजर्व बनने में, वहां तक पहुंचने में अभी भारत को काफी अड़चने देखने मिलेंगी। तो आज की इस क्लास में इस न्यूज पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ डी डॉलराइजेशन के पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। बांग्लादेश 300 मिलियन पे करेगा रशिया को। कुछ जगहों पे ये नंबर 190 मिलियन भी बताया जा रहा है, तो अलग अलग नंबर्स हैं। मोटा मोटी ये है दोस्तों कि काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट बांग्लादेश रशिया को डॉलर टर्म्स में जो पे करना था वो अब युआन में पे करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ढाका रशिया की मदद से करीबन $12.5 बिलियन का न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, जिसमें 90% फाइनेंसिंग रशियन लोन के द्वारा की जा रही है। अब जाहिर सी बात है, लोन लिया है तो लोन रिपे भी करना है, तो अब वो डॉलर में नहीं बल्कि बांग्लादेश युआन में करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश करीबन $300 मिलियन का रीपेमेंट रशिया को युआन में करेगा। दोस्तों, कुछ न्यूज ये भी है कि ये नंबर $110 मिलियन है, पर नंबर इज इनसिग्निफिकेंट। जो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश ने युआन को चुना है रशियन लोन को रीपे करने के लिए। दोस्तों, कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं? वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी आप तस्वीर भी यहां पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये करीबन 2.5 गीगावाट, 2.4 गीगावाट टू बी प्रिसाइज, 2.4 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है रूपपुर, जो कि पाबना डिस्ट्रिक्ट में है, बांग्लादेश के कैपिटल ढाका से करीबन 110-120 किलोमीटर की दूरी पर है ये न्यूक्लियर प्लांट। दोस्तों, इसमें जो रिएक्टर है इट इज VVER। भारत में भी कहीं पर VVER रिएक्टर है? आप मुझे कमेंट में उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ऐसी बात है कि जो VVER न्यूक्लियर रिएक्टर है और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अन्य जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो रोस्टॉम उसे बनाने वाला है एंड उसके लिए रशिया ने लोन भी बांग्लादेश को दिया था। पर अब जाहिर सी बात है, लोन दिया है तो लोन रिपे करना है, पर रशिया पे लग गए सैंक्शन और इसी बीच बांग्लादेश को करीबन $110 मिलियन का लोन रिपे करना था और डॉलर वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो अब क्या करेंसी अरेंजमेंट किया जाए, इसको लेकर दोनों देश स्ट्रगल कर रहे थे। तो इनिशियली रशिया ने रिफ्यूज कर दिया था युआन में पेमेंट लेने से। उन्होंने कहा था कि देखिए, जब हम युआन में पेमेंट लेंगे तो करेंसी कन्वर्जन लॉस होगा, क्योंकि युआन को वो रूबल में कन्वर्ट कराएंगे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पेमेंट्स हैं आप रूबल में ही करें। तो मॉस्को ने बांग्लादेश को कहा कि आप डायरेक्ट पेमेंट चैनल का इस्तेमाल करें, दोनों देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट पेमेंट हो और उसके द्वारा फंड ट्रांसफर हो सके। इसके सिवा रशिया ने यह भी ऑप्शन दिया कि आप करेंसी स्वैप अग्रीमेंट कर लीजिए, रूबल इन ट्रेड सेटलमेंट का इस्तेमाल कीजिए, जिसके द्वारा बैंक ऑफ रशिया का जो मैसेजिंग सिस्टम है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में अगर आप देखें तो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है डॉलर बेस्ड करेंसी अरेंजमेंट्स में। जो भी एक्सचेंज किया जा रहा है एमंग दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंटर कंट्री ट्रांसफर होता है, उसमें हम स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। पर रशिया के कई बैंक्स को स्विफ्ट से निकाल दिया गया है और इस वजह से उनका खुद का बैंक ऑफ रशिया का अपना मैसेजिंग सिस्टम है। वो कह रहे हैं कि आप स्विफ्ट का नहीं बल्कि इस मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके पूरा पेमेंट कर दें। लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि हमें ऑल्टरनेट मैकेनिज्म चाहिए, क्योंकि आप जो ये सारे मेथड्स कह रहे हैं, बांग्लादेश ने कहा कि उनके लिए ये फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए, युआन बेस्ड पेमेंट करते हैं, क्योंकि चाइना से भी हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, तो युआन हमारे पास है भी। और दोस्तों, बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व की बात अगर हम करें तो उन्होंने युआन का जो शेयर है वो भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। 2017 तक जो बांग्लादेश का फॉरेक्स था उसमें युआन का शेयर केवल 1% था और अगस्त 2022 तक आते आते ये 1.32% हो चुका है। दोस्तों, जहां तक बात है डॉलर की, बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर बेस्ड जो फॉरेक्स रिजर्व था दैट वाज 81%, लेकिन इस टाइम पे वो करीबन 75% पर कम होके आ चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो डॉलर है वो पूरा युआन में बदल दिया गया है, हालांकि हुआ यूं है कि डॉलर कम करके कई सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बढ़ाए हैं, तो बांग्लादेश ने भी कुछ वैसा ही किया है। अब दोस्तों, बात करते हैं डी डॉलराइजेशन पर। दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे डी डॉलराइजेशन आपको आपकी आंखों के सामने होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों, कहा जा रहा है 21वीं सदी में कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी जिस प्रकार से ग्लोबल इकोनॉमी पे उसकी जो पकड़ है कमजोर होती जाएगी, डी डॉलराइजेशन भी होता जाएगा। पर दोस्तों, यहां पर बात यह उठता है कि जो डॉलर का रियल स्ट्रेंथ है
वो इससे नहीं आता कि उसका इस्तेमाल किया जाता है मर्चेंडाइज ट्रेड में, बल्कि इससे आता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इस वक्त भी डॉलर पर ही, उसी के कंधों पर टिकी है। और कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी अगर आप देखें तो काफी रिलायबल है, नंबर वन। अब कुछ लोग कहेंगे सर कहां से रिलायबल है, बट फिर भी कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज इट इज स्टिल वेरी रिलायबल। आज भी दुनिया इस पर भरोसा करती है। अमेरिकन फेड रेट टैपरिंग होती है या कुछ भी फेडरल रेट, यूएस फेडरल रिजर्व अगर कुछ भी चेंज करता है तो उसके प्रभाव ग्लोबल इकोनॉमी पे होता है। तो अमेरिका का आज भी प्रभाव, जो पकड़ है ग्लोबल इकोनॉमी पे, वो बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डॉलर इज वेरी लिक्विड। अनलाइक अदर करेंसीज जिनको कन्वर्ट कराना बड़ा कठिन है, डॉलर में नो क्वेश्चन आस्क्ड, लगभग नो क्वेश्चन आस्क्ड कन्वर्जन होता है, और स्विफ्ट में भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो काफी कन्वीनियंट भी है। दोस्तों स्विफ्ट का ही कॉम्पिटिटर चाइना ने भी बनाया है, सिप्स, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, जो कि स्विफ्ट वाले मैकेनिज्म को बाईपास करके विद इन कंट्रीज क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर फंड का कर सकता है। और इसी सिप्स का इस्तेमाल भी बांग्लादेश एंड रशिया भी करने वाले हैं जब वो युआन बेस्ड ट्रेड करने वाले हैं। तो दोस्तों लेकिन चाइना ना कहीं अगर आप चाइनीज रेमिनबी या फिर युआन की बात करें तो उनका जो रिकॉर्ड है फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरफेयर करने का, वो बहुत ज्यादा है। तो चाइना अपने फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत ज्यादा चेंज करता रहता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बड़ा ओपेक है, और इस वजह से इंटरनेशनल फाइनेंस में वो रिलायबिलिटी, वो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं चाइना नहीं ऑफर कर पाता है। तो इसलिए अभी जरूर युआन इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन डॉलर का अकेला ऑल्टरनेटिव युआन बन जाए इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। यहां पर दोस्तों इंडियन रुपी पर भी बात होगी। दोस्तों अगर हम इंडियन रुपी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी एज अ होल अगर हम देखें तो चाइना की तुलना में इंडियन मार्केट इज वेरी ओपन मार्केट, रेगुलेशन बड़ा ट्रांसपेरेंट है। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, वो जब तेजी से ग्रो करेगी तो रुपी पर भी बहुत ज्यादा ट्रेड होने वाला है इंडियन इकोनॉमी का अन्य इकोनॉमीज के साथ, तो उनको भी रुपी रखना पड़ेगा, और यहाँ पे रुपी बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करेगा। सबसे पहली बात है, जो इंडियन करेंसी एक्सचेंज है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होने वाला है कंपेयर टू चाइना, इसलिए वो बेटर एशियन ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। इंडियन मार्केट इज ओपन मार्केट, इसलिए वो बेटर एशियन ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। पर दोस्तों अगेन बहुत मेहनत अभी हमें करनी होगी, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। फिलहाल तो बात यही है, चिंता वाली बात भी आप कह सकते हैं कि हमारे ही बैकयार्ड में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही रुपी के जगह युआन बेस्ड ट्रेड हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वास्तविकता भी हमें बताता है। जिस प्रकार से हमें ग्लोबल इकोनॉमी में इस वक्त डी डॉलराइजेशन देखने मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं युआन काफी आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है रुपी को भी हमें वहां तक लेकर के जाना होगा, और उसके लिए अभी हमें बहुत मेहनत करना है। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ साथ पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पाथफाइंडर ट्रेल ब्लेजर कोर्स हम रन कर रहे हैं, केवल 7,999 रुपए में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंटीग्रेटेड डाउट सॉल्विंग है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लर्नर्स इसे यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए ही ये प्रेफरेबल है।